व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न में स्वागत है। आज हम लोग कृषि से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे तथा उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि कृषि का चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है और ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। तो ज्योग्राफी वाले हम लोगों ने उसका हल देख लिया था, ये इकोनॉमिक्स है, उससे रिलेटेड डाटा है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, करा भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक बार डाटा देख लेंगे तो इससे रिलेटेड 5 से 6 प्रश्न वह हल हो पाएगा। तो भारत की कुल भूमि का जो 52.7, इस चारों ऑप्शंस में से जो 52.7 है यही सही होगा। हालांकि ये कॉमन परसेंट है, आप देखिए समझिए क्या है। भारत में बात की जाए तो कुल जो भूमि है, वह जो क्षेत्रफल है वह है 32.8 करोड़ हेक्टेयर। ये पूरी भूमि है जिसमें से 92.2% भूमि उपयोगी संबंधी है, आंकड़े उपलब्ध हैं। और वर्तमान में देश में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी जो जिस पर खेती किया जा सकता है वह 16.2 करोड़ हेक्टेयर है, जिस पे क्या किया जा सकता है, शुद्ध बोया जा सकता है, खेती किया जा सकता है। वह 16.2 यानी कि 51 से 52% है। तो इस प्रश्न का इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। और उसमें से जो 16.2 करोड़ हेक्टेयर जो शुद्ध बोया योग्य यानी कृषि योग्य है, जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है, उसमें से 4.2% यानी 4.2 यानी 4.2 करोड़ हेक्टेयर जो है वह पर्याप्त संचित है, यानी वहाँ पर सिंचाई उपलब्ध है। तो ध्यान रखेंगे, सिंचाई की जो पर्याप्त सुविधा वह 4.2 सुविधा पर उपलब्ध है, यानी 1/3 कहने का मतलब। 4 चक 16 हो गया ना, अब ये 16 है तो इसका 4 चक यानी 1/3 आप मान के चलिए, थोड़ा अधिक है, 1/3 लगभग। और अगर उसमें से समस्त सिंचाई की बात की जाए, ओके, समस्त सिंचाई कहने का मतलब वहाँ पर पानी को, वहाँ पर सिंचाई को पहुँचाया गया नहरों के माध्यम से और विभिन्न तरीकों से माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की गई, तो वह टोटल 8 हेक्टेयर आ जाता है। यानी कि 8 हेक्टेयर मिलाकर वह कितना हो जाएगा, यानी इसका 50%। तो यह प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा कि कितना परसेंट जो भूमि है वह वर्षा पर निर्भर है, कितना प्रतिशत कृषि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, समस्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए हमने ये डाटा आपको बताया कि जो सिंचाई का 4.2 हेक्टेयर यानी 1/3, समस्त सिंचाई वह 8 हेक्टेयर यानी कहने का मतलब 50% के आसपास में है। और उसमें से देखा जाए तो हाल के डाटा है, मतलब ज़्यादातर जो हैं संचित क्षेत्र हैं वह वर्षा पर ही निर्भर हैं। तो इससे हम लोगों ने देख लिया टोटल डाटा, है ना। तो वह आ रहा है 51%। अगर 51 भी ऑप्शंस में रहेगा तो बहुत सही हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान में रखिए कि 32.8 करोड़ हेक्टेयर में से मात्र 16.2 करोड़ हेक्टेयर है जो कृषि योग्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 में करा भारत का कुल लगभग कितने प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है। करा कि कार्यकारी आबादी का यानी जितने लोग कार्य कर रहे हैं। अब कार्यकारी आबादी से तात्पर्य है कि वो सभी जो कार्य में संलिप्त हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी जो कार्य कर रहे हो। अब कार्य करने में कौन कौन आ जाएंगे, अब बच्चे तो आएंगे नहीं, बूढ़े तो आएंगे नहीं, तो जो यंग एज है वही आएंगे, वही कार्य करें। तो उसमें से जो आबादी है वह 48.9% कार्य कृषि कार्य में संलग्न है। हालांकि ये डाटा कुछ सालों पहले का है, अभी लेटेस्ट डाटा अगर 2019 के देखेंगे तो यह कुछ और कमा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यह कम क्यों रहा, यानी हमारा देश पीछे जा रहा है क्या। तो ऐसा नहीं है, इससे परिवर्तन यह यहाँ पर दर्शा रहा है कि कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण नहीं है, बल्कि अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि स्टार्टिंग में स्वतंत्रता के समय में कृषि का योगदान हमारे जीडीपी में काफ़ी रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है, काफ़ी क्या सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर आप हाल के डाटा में देखेंगे तो कृषि का सबसे कम हो गया और सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा हो गया। तो यह परिवर्तन क्या दिखा रहा है, कृषि के पिछड़ेपन का नहीं, जबकि अन्य क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन का। तो इसके अनुसार अगर हाल का डाटा 42 भी रहेगा तो आप मारिएगा 2019 में डाटा जो निकल के आया वो थोड़ा और कम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। और हाँ, इसी में से एक प्रश्न और आ जाएगा कि पूरे जनसंख्या का कितना परसेंट आबादी कृषि पर है, तो वह भी है 50 के आसपास में। ये 1-2 आगे पीछे रहेगा, वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है। अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ये जीडीपी क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की क्लास में भी की है। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक वर्ष में किसी देश या निश्चित सीमा के अंदर कुल वस्तुओं का उत्पादन का मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। यानी उसमें विदेशी से जो इनकम होता है, जो विदेश जाता है, उसमें नहीं जोड़ा जाता। यानी एक वर्ष के अंदर जो भी देश के सीमा के अंदर
जो भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ उसका मौद्रिक जो मूल्य हुआ वह जीडीपी कहलाया। तो इसमें से जो जीडीपी में कृषि का योगदान अभी हाल में है वह 13.9% है। अब देखिए इसे थोड़ा सा समझिए, ये डाटा को सबसे कम है ना, अगर 14 भी रहेगा तो वो हो जाएगा। अब आप देखिए कि 2018-19 में जो था वह जीडीपी में जो योगदान था कृषि का 14.9 था। कितना में? ये 18-19 का डाटा है, लेकिन 19-20 आपको मालूम हुआ कि 20 में कोरोना आया, तो कोविड के कारण क्या हो गया, कृषि क्षेत्र में जो जीडीपी में योगदान उसका 3 पॉइंट समथिंग बढ़ा है, जो डाटा हो गया हुआ 17.8%। अगर आप लेटेस्ट डाटा जो आएगा 20-21 का, उसमें भी थोड़ा बढ़ोतरी मिलेगा, क्योंकि जो सेकेंड वेव कोविड का आया जिसके कारण लोग अपने गांव की ओर अक्सर हुए, अपना मूल स्थान की ओर अक्सर हुए, जिसके कारण थोड़ा कृषि का योगदान बढ़ा है, यही कारण है। तो सबसे कम है। और अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा जीडीपी में कौन सा क्षेत्र का योगदान है, तो वह सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, सेवा के बाद दूसरा में औद्योगिक क्षेत्र है यानी द्वितीयक उत्पादक, और सबसे कम है कृषि क्षेत्र का। जीबीए में भी बात की जाए, ग्रॉस वैल्यू एडिट में भी सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का। जीबीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिट, यानी इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र तीनों का एक वर्ष के अंदर जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य जीबीए कहलाता है। तो उसमें भी वही है। तो देख लिए हम लोगों। नेक्स्ट 4 में देखते हैं 2050-51 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था। अब देखिए ये आज़ादी के समय है, आज़ादी से कुछ वर्ष बाद है, 47 में भारत आज़ाद हुआ था, यानी 50-51 में। तो स्वतंत्रता के समय सकल घरेलू उत्पाद में अभी हम लोगों ने देखा जो कृषि का योगदान सबसे ज़्यादा था, लगभग 56.46% इसका योगदान था। तो ही है लगभग 55% है, उस समय सबसे ज़्यादा कृषि का योगदान रहता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अभी अगर लेटेस्ट डाटा देखेंगे तो कृषि का सबसे कम योगदान है। यानी यह स्थिति कृषि के पिछड़ेपन का कारण नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन का कारण है कि सेवा क्षेत्र निकल कर आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 में करा, भारत में कृषि के जीडीपी कितना प्रतिशत भाग शोध कार्यों में किया जाता है। करा कि भारत के कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत कृषि शोध पर किया जाता है। तो देखिए वर्तमान में भारतीय कृषि जीडीपी का लगभग 0.37% यही है जो क्या है, कृषि से संबंधित शोध कार्यों में व्यय किया जाता है, इस पर खर्च किया जाता है। हालांकि इस संदर्भ में जो राष्ट्रीय किसान आयोग है उन्होंने यह सिफारिश किया है कि इस राशि को बढ़ाकर 5% करने का सुझाव दिया है। कौन? राष्ट्रीय किसान आयोग। तो ध्यान में रखेंगे 0.37% है। नेक्स्ट प्रश्न 6 में देखिएगा, देश में होने वाले कुल निर्यात में कृषि और कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है। अब कर रहा है निर्यात के टाइम में। आप याद करिए जब भारत आज़ाद हुआ था, यानी आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद उस टाइम में यानी 1990 से अगर 91 का डाटा आप देखिएगा तो उस समय जो निर्यात में जो कृषि क्षेत्र का भागीदारी रहता है वह 19% रहता है। लेकिन अभी अगर हाल ही के डाटा में आप देखेंगे तो यह जो घटकर है वह क्या हो गया, सबसे कम हो गया, यानी कि 12.1% रह गया है। 12.1 नहीं, 11 पॉइंट समथिंग है, लेटेस्ट डाटा थोड़ा और घटेगा। नेक्स्ट देखिए 7 में, वर्तमान में खदान के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र क्या है। अब कह रहा है अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे भारत में टोटल जो भूमि है वह 32.8 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। इसमें से मात्र 92.2% भूमि उपयोग संबंधी है, आंकड़े उपलब्ध हैं। यानी कि इतना जो 32 करोड़ 8 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसमें से 92% यानी उपयोग संबंधी आंकड़े उपलब्ध है। उसमें से जो शुद्ध बोया गया यानी जिस पर क्या कह सकता है कृषि कार्यों में जो संलग्न भूमि है उसमें से हम लोगों ने देखा था कितना 16.2%, यानी 16 करोड़ 2 लाख जो हेक्टेयर है वह कृषि। अब उसमें से खदान के अंतर्गत यानी जिस पर खाया जाने वाला क्या कह सकता है अन्न को उपजाया जा सकता है, तो वह मात्र कितना 127.6 मिलियन हेक्टेयर। 1 मिलियन में 10 लाख होता, आपको मालूम ही होगा। तो क्या हो जाएगा, वह ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 में करा, प्रथम कृषि गणना कब हुई थी। 1950 में, 1960 में, 1970 में, 1991 में। तो प्रथम कृषि गणना यह जो स्टार्ट हुई है वह 1970 से यह प्रारंभ हुई है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 में है, भारत में सीमांत किसान में निम्नलिखित में से कितनी धारिताएं वाले किसानों को सम्मिलित किया गया। अब देखिए किसान, अब इसे हम लोग जानेंगे। कृषि जोतों का जो आकार है
वह भारत में निम्नलिखित तरीकों से उसे नाम दिया गया। पहला नाम दिया गया सीमांत जोत, यानी सीमांत जोत के अंतर्गत में कैसे भूमि आएंगी, कितना जिनके पास होगा, यानी जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम भूमि होगा वह सीमांत किसान के अंतर्गत में आएंगे। उसके बाद सीमांत के बाद दूसरा है लघु जोत। लघु जोत के अंतर्गत में कौन आएंगे, जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर भूमि होगा। तीसरा लघु हेक्टेयर के बाद जो विभाजन किया गया अर्ध मध्यम जोत में, तो अर्ध मध्यम जोत में 2 से 4 हेक्टेयर वाले आएंगे, और 4 में मध्यम जोत वाले 4 से 10 हेक्टेयर आएंगे, और बड़ी जोत वाले 10 हेक्टेयर से अत्यधिक आएंगे। तो कह रहा है सीमांत, सीमांत तो 1 हेक्टेयर तक के क्षेत्र को सीमांत धारिता वाले किसान कहलाएंगे। अगर लघु पूछता तो 1 से 2 हेक्टेयर वाले होता। नेक्स्ट 10 में करा भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है। कितना करा, कितने प्रतिशत जो जोतें हैं वह 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है, तो वह 33% है, यानी 33% जो है 1% या उससे छोटी है। अगर आप लघु और सीमांत दोनों को मिला दीजिए तो वह 50% लगभग आधे भाग को कवर कर लेता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि 1 हेक्टेयर या उससे छोटी क्या कहलाते हैं, सीमांत किसान कहलाते हैं, यानी सीमांत जोत कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 11 में है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है। कह रहा है जनसंख्या के निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या हो गया है, तो जोतों का जो औसत आकार है वो घट कर गया। अब देखिए जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो जोतों का जो औसत आकार है वो घट रहा है। आपको मालूम होगा ना, इसे सुधार करने के लिए चकबंदी लाया गया था। चकबंदी के माध्यम से क्या किया गया था, इसमें जो जोतें कम हो रही है उस जोते को क्या करना, जोड़कर एक बड़े जोतों का माध्यम बनाना और सहकारी कृषि पर बल दिया जाना। तो कारण क्या है, ये जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुआ है उत्तराधिकार का जो नियम है, यानी अगर 20 बीघा जमीन है किसी के पास, मान लेते हैं उसके 4 पुत्र हैं, तो ये 4 में डिवाइड हो गया, यानी 5-5 सभी के पास चल गया। फिर 5 के जो पुत्र होंगे वह 5 में, अगर सबके पास 5 पुत्र होंगे तो 1-1 सबके चला जाएगा। तो ये कारण, इसके कारण क्या हो गया है, जो निरंतर प्रनुषण जोतों का औसत आकार घटता गया, तो घटकर रह गया 1.55 हेक्टेयर। लेकिन लेटेस्ट डाटा अगर आप देखेंगे तो वह घटकर और कम हो गया, लगभग 1.17 के आसपास हो गया है। तो ये ध्यान देंगे घट रहा है। कारण हम लोगों ने देखा क्या कारण है, उत्तराधिकार का जो नियम है, भूस्वामित्व का जो ललक है, ये 2 प्रमुख कारण। नेक्स्ट 12 में किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संतुति की थी। अब कह रहा है कि कौन समिति है जो कृषि जोत पर कर लगाने की संतुति की थी। भूतलिंगन समिति, ज्ञान प्रकाश समिति, नायक समिति, राज समिति। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राज समिति। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किस परिस्थिति में कृषि जोत पर कर लगाने की बात की गई थी। आपको मालूम होगा कि कृषि पर क्या किया गया, इसे टैक्स के अंतर्गत में नहीं रखा गया है। टैक्स एक्ट 1961 के 10A के तहत इस टैक्स को इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है। तो ये प्रश्न पूछा क्यों गया, अभी हाल का भी अगर आप न्यूज़ देखेंगे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 1970 के दशक में क्या हो गया, 1970 के दशक में जो एन राज समिति जो है उन्होंने क्या किया था, ये कृषि जोत पर कर लगाने संबंधी संतुति लेके आया था। लेकिन उस समय भी क्या करती है, जो भारत सरकार रहती है वह उसको दरकिनार करती है, यानी वह कहती है कि यह जो क्षेत्र है वह राज्य के अंतर्गत में आता है, इस पर राज्य को ही विचार करना चाहिए। उसके बाद यह तो 1970 में क्या आता है, एन राज समिति के अनुशंसा पर लाया जाता है। उसके बाद ठीक कुछ वर्ष बाद 1970 के बाद 20 वर्ष बाद 1990 ईस्वी में भी राज चेलियन समिति, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, अगर राज चेलियन समिति भी होता तो वह भी कृषि पर कर लगाने से संबंधित ही आया था। तो राज्य चेलियन समिति कृषि पर टैक्स लगाने का सुझाव दिया। उस समय भी किसी सरकार ने सुझाव को नहीं माना, वह यही कहा कि यह जो क्षेत्र है वह राज्य सरकार के अंतर्गत में आता है और इस पर राज्य को ही विचार करना चाहिए। आज़ादी से पहले अगर आपको बात की जाए जो डाटा है कृषि कर को लेकर, तो वह 2 समय ऐसा डाटा है जो नहीं मिला अंग्रेजों के टाइम में, 1860 से 65 और 69 से 75 के बीच में, यही कुछ समय ऐसा है 9 वर्ष का जिसमें कर से संबंधित डाटा नहीं मिला। बाकी तो आप देखेंगे जब प्रांतीय चुनाव भी हुआ था उसमें 1935 में तो बिहार में भी ऑलरेडी कर था। तो इस तरह से क्या हो गया, कर को कृषि जोत पर कर लगाने संबंधी बात होगी। अगर हाल के लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो जो नीति आयोग के सदस्य हैं विवेक देवराय, उन्होंने क्या कहा, कृषि संबंधी पर टैक्स लगाने की बात कही। देखिए कारण क्या है, इस पर बात क्यों उठ रहा है, क्या है कि हमारे देश के ज़्यादातर जो नेता और व्यापारी हैं अपनी आमदनी के बड़े हिस्से को कृषि भूमि से होने वाली आय बता देते हैं।
अब क्या है, जैसे जो ज़मीन होता है वो तो खानदानी मिलता है, आपके पास है, आपके पापा के पास है, जितना आप जितने भाई उतने में बंटवारा हो जाएगा। अगर आप अकेला हैं तो टोटल आपके पास आ जाएगा, यानी उत्तराधिकारी होता है। लेकिन जो राजनेता और व्यापारी होते हैं वह ज़मीन कहीं भी खरीद लेते हैं और उससे अपनी जागीर बताकर टैक्स की चोरी करते हैं। यानी चोरी करने का मतलब क्या तात्पर्य, वह अपने आमदनी के बड़े हिस्सों को 2 बार, यानी खरीफ और रबी फसलों से होने वाली आमदनी को वहाँ से बता देते हैं कि हमारा रबी और कृषि के अथी आधार पर इनकम हुआ, जिससे वो क्या करते हैं, टैक्स उनका बच जाता है। तो इसी को लेकर बार बार आवाज़ उठा। अगर हाल में अगर नीति आयोग के सदस्य जो विवेक देवराय उन्होंने बताया, तब अरुण जेटली ने इस पर साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र राज्य का है, इस पर राज्य को विचार करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य समिति। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 13 में, भारत में जोतों का औसत आकार घटाने का क्या कारण है। अब देखिए आगे प्रश्न करा, किस कारण से जो औसत जोत हैं वह घट रहे हैं। उत्तराधिकार का नियम, चकबंदी, कृषि का यांत्रिकरण, भू स्वामित्व का नाम। तो पहला उत्तराधिकार का नियम, ये बिल्कुल सही है। मान लेते हैं किसी के पास 20 बीघा ज़मीन है, उसके 4 पुत्र हैं, तो चारों पुत्र के पास 5-5 चला गया। फिर उसके जो वंशज पुत्र आए फिर उनमें चला गया, तो जो औसत जोत जो 20 बीघा था वह टूट कर क्या हो रहा है, घटता जा रहा था। यह भी एक है उत्तराधिकार का नियम। चकबंदी, तो ये चकबंदी ये जोतों से इसका रिलेटेड नहीं है। ये चकबंदी तो और क्या किया गया था, चकबंदी के द्वारा जोत के आकार को छोटे होने से रोकने के लिए भूमि एकत्र कर बड़ी जोत लाया गया था, तो इसका तो निवारण करने के लिए चकबंदी लाया गया था, तो ये तो नहीं होगा। फिर ये कृषि का यांत्रिकरण, यह भी नहीं होगा। भू स्वामित्व को ललक, यह भी होगा, यानी भू स्वामित्व का जो ललक है ना, उसके कारण भी छोटा होता जा रहा है। तो 1 और 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 4 में देखिए, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था ना कि पूरे अगर बात की जाए जो भारत का डाटा है, टोटल कितना भूमि का आंकड़ा है, वह 32 करोड़ 8 लाख करोड़ हेक्टेयर। यह क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल है। इसमें से कृषि योग्य जो है वह 16 करोड़ 2 लाख जो है यह कृषि योग्य है, यानी इस पर शुद्ध बोया जा सकता। उसमें से हम लोगों ने देखा कि कृषि भूमि पर कितना पर संचित, उसमें से हम लोगों ने देखा था कि 4.2 करोड़ हेक्टेयर पर क्या किया जा सकता है, पर्याप्त सिंचाई है। तो वही कह रहा है कि भूमि पर कितना भाग सिंचित है, यानी तो वह 1/3 भाग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। नहरें हैं, कुआं है, नलकूप है और तालाब है। तो भारत में जो सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो नहरें हैं। जब आप देखेंगे कि योजना आयोग के द्वारा जो परियोजना लाया जाता है, उन परियोजनाओं में किस तरह से बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत में, जिसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचाई करने की बात की जाती है, उसमें से नहरें पर फोकस किया जाता है। भाखड़ा नांगल बांध, फिर टिहरी बांध, इन सभी से क्या कहता है, उन क्षेत्रों को, जिसमें भाखड़ा नांगल से बात की जाए तो पंजाब हरियाणा हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, इन सभी में क्या कर रहा है, नहरों के द्वारा पानियों को सिंचाई के लिए पहुंचाया जा रहा है। तो नहरों का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह लगभग 40%, 36 से 40% भाग को सिंचाई उपलब्ध करवाता है। सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो नलकूप और कुएं को मिला दीजिए तो 50% कवर करता है। तो महत्वपूर्ण पूछा तो ऑप्शन नंबर ए नहर ही सही होगा। नेक्स्ट है 16 में, भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। 30.7%, 32.7%, 47.7%, 53.57। तो कह रहा है कितने प्रतिशत पर कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अब इस प्रश्न का जवाब अभी हम लोगों ने देखा था, एक जस्ट इससे प्रश्न ऊपर, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन से ऊपर क्या था, कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, जिसमें 1/3 हम लोगों ने जाना था कि जहाँ पर सिंचित होता है, यानी उपलब्ध है, यानी 1/3 यानी 4 4 तिया 12 4 7 16, वही 1/3 के आसपास में। लेकिन कह रहा है कि कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, यानी क्या किया गया, सिंचाई की सुविधा का उपलब्ध करवाया गया है टोटल। तो टोटल हुआ हो गया 4.2 से 8 हेक्टेयर, यानी कहने का मतलब लगभग क्या है, 50% से थोड़ा कम, यानी 47.7% ही मारना उचित है। ये 8 हेक्टेयर तक पूरा समस्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाया गया है। कौन कौन माध्यम से, नहरों को पहुंचाकर, बड़े बड़े बांध से नहरों निकालकर। तो इस तरह से भारत में जो कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है अभी 47.7। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हाँ ये बढ़ता जा रहा है। लेटेस्ट डाटा अगर आपको देखने को मिलता है तो आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि नहर का जो है, नहर के ये बांध के माध्यम से बांध बनाकर नहरों का तो धीरे धीरे विकास हो ही रहा है, सब जगह पहुंचाया जा ही रहा है।
नेक्स्ट प्रश्न 17 में देखिए, भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। देखिए, अगर पूर्णतः की बात की जाए तो पूर्णतः वर्षा पर तो लगभग 50% से ऊपर ही है। तो आप एक बार इसका डाटा देख लेंगे। ऐसे हमारे अनुसार लग रहा है लगभग 65 से 70% के आसपास पूरा वर्षा पर निर्भर है क्षेत्र, क्योंकि सब जगह अभी नहीं पहुंचा है। आप एक बार देख लेंगे इसका डाटा। 18 में देखिए, भारत के कुल कृषि क्षेत्र 181.88 मिलियन हेक्टेयर किसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अब कह रहा भारत के कुल कृषि क्षेत्र, अब कुल कृषि क्षेत्र अभी हम लोगों ने देखा था 32 करोड़ और 8 करोड़ लाख 32 करोड़ 8 लाख हेक्टेयर पूरा भारत का कुल भूमि क्षेत्रफल है। उसमें से 92% ही आंकड़ा उपलब्ध है। उसमें से 16.2% यानी 16 करोड़ 8 लाख पर कृषि योग्य है। उसी में से कह रहा है कि जो 181.88 मिलियन हेक्टेयर कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई है, यानी कि कृत्रिम सिंचाई नलकूप के माध्यम से, पीटर डीजल इन सभी के माध्यम से, नहरों के द्वारा वहाँ पर नहर बनाकर पहुँचाया जाए, तो कृत्रिम सिंचाई की सुविधा यानी 1/3 अब 36% के आसपास सही इसका जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 19 में करा भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित होता है, यानी कुल भूमि का जो कितना हिस्सा है वो नहर के द्वारा उसको सिंचाया किया जाता है, सिंचित किया जाता है। तो वह हो जाएगा 46% से 36 से 40%। अगर आप लेटेस्ट डाटा ऑप्शन में 40 रहेगा तो आप 40 मारेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें प्रगति ही किया जा रहा है, इसमें सुधार ही किया जा रहा है। आप आगे देखने को मिलेगा किस तरह से नहरों के भारत में सिंचाई के साधनों को सुधार करने के लिए तथा उसका सदुपयोग करने के लिए CADP आता है ना, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर CADP से CADWM होता है, कमांड एरिया डेवलपमेंट वाटर मैनेजमेंट, जो नितिन गडकरी के अंडर गेम है, अभी उसकी चर्चा आगे होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 में, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है क्या है। तो सर्वप्रथम स्रोत का रहा, ऐसा नहीं कर रहा है कि सर्वोच्च स्रोत सबसे ज़्यादा, सर्वप्रथम सबसे पहले स्रोत क्या था भारत में, तो कुआं ही था। कुआं के द्वारा पहले तो उसमें लठ चलाया जाता था, जिसके माध्यम से आपको पता होगा पटनी होता था। तो कुआं और नलकूप यह पर्याप्त हो जाएगा। देखिए, अगर नलकूप की चर्चा आई है तो नलकूप से कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। ये नलकूप के माध्यम से जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है क्षेत्रफल पर, वह यूपी में किया जाता। तो प्रश्न कभी कभी देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नलकूपों के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर नलकूप के माध्यम से यूपी में हो जाता है, लेकिन नलकूपों की संख्या भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा, तो वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं, सॉरी तमिलनाडु है ना। सबसे ज़्यादा नलकूपों की संख्या कहाँ है, तमिलनाडु में। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, यह प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 में, भारत में सिंचाई के स्रोत का बृहत्तम, मध्यम और लघु तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बृहत्तम सिंचाई परियोजना का निर्धारण का आधार क्या है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि बृहत सिंचाई परियोजना क्या है। तो क्या है कि जब योजना आयोग ने देश में, जब योजना आयोग चालू था, अभी तो योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जब योजना आयोग था उस समय देश में सिंचाई की परियोजना को 3 भागों में विभाजित किया था। एक भाग था बृहत्तम सिंचाई परियोजना, और दूसरा था मध्यम सिंचाई परियोजना, और तीसरा था लघु सिंचाई परियोजना। जो बृहत्तम सिंचाई परियोजना था उसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र या उससे अधिक के क्षेत्र आते थे, उससे संचित की जाती थी। इसमें सभी बड़े बांध जैसे भाखड़ा नांगल बांध, इस भाखड़ा नांगल बांध से पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इन सभी को जोड़कर वहाँ तक सिंचित भूमि की जाती थी। बगलिहार हो गया परियोजना, टिहरी परियोजना, तो इन सभी बड़े बांधों के माध्यम से इसका बृहत्तम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत में सिंचित किया जाता था। और मध्यम लघु परियोजना के अंतर्गत में क्या था, 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक के भूमि को सिंचित किया जाता था, उसे हम लोग मध्यम सिंचाई परियोजना कहते थे। और लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम भूमि को, इसमें मुख्यतः नलकूप हो गया, कुआं हो गया, यानी इन सभी से आता है। और मध्यम में कौन आता है, वही जो नहरें निकाल के नहर को लेके जाया जा रहा है, वो नहरें उसमें मध्यम के सिंचाई परियोजना के अंतर्गत में नहरों का योगदान होता था। तो ध्यान में रखेंगे किस तरह से बृहत्तम में बांध का और नहर का योगदान मध्यम में, फिर नलकूप, कुएं, इन सभी तालाब का योगदान लघु में। नेक्स्ट प्रश्न 22 में देखिएगा, लघु सिंचाई परियोजना का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है। अभी हम लोगों ने देखा था
कि देश में क्या होता है, योजना आयोग के समय क्या कहता है, जो भूमि को सिंचित करने के लिए कुछ परियोजनाओं का स्टार्ट किया है। इसमें 3 परियोजनाओं, तो उसको 3 भागों में बांटा जाता है सिंचाई परियोजना को। कौन कौन परियोजना? पहला था बृहत्तम परियोजना, दूसरा था मध्यम परियोजना और तीसरा था लघु परियोजना। तो वही करा लघु सिंचाई परियोजना। तो जो लघु सिंचाई परियोजना उसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम भूमि को रखा जाता था, यानी 2000 हेक्टेयर से कम 2000 हेक्टेयर होगा। और अगर मध्यम सिंचाई परियोजना के कृषि कमान के अंतर्गत में रखा जाता तो 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने पर भूमि रखा गया उसमें। नेक्स्ट देखिए 23 में, भूमिगत जल में जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है? कह रहा भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है? लघु सिंचाई परियोजना का, मध्यम सिंचाई परियोजना का, बृहत्तम सिंचाई परियोजना का, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भूमिगत जल के सिंचाई के हेतु उपयोग को संभव बनाने के लिए तो लघु में। अब भूमिगत जल क्या होता है? कुआं हो गया जो भूमि से निकलता है, बोरिंग हो गया जिसमें पीटर के द्वारा, इन सभी माध्यमों के द्वारा, तो सभी भूमि से है ना। तो वही कह रहा है कि भूमि जल से सिंचित हेतु तो लघु परियोजना, क्योंकि ये लघु परियोजना के अंतर्गत में 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र को रखा जाता है। और ये इनमें क्या क्या शामिल होता है? नलकूपों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, ये पंप सेटों के माध्यम से, इन सभी का योगदान होता है। नेक्स्ट 24 में देखिएगा, सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? अभी हम लोगों ने देखा कि जो पर्याप्त सिंचाई है वह 4.2 हेक्टेयर पर था, लेकिन समस्त सिंचाई जो किया गया है विकास कर इसमें उसको 8 पहुंचाया गया। लेकिन जो विशेषज्ञों का मानना है कि वह कितना % हेक्टेयर तक पहुंचाया जा सकता है, उसको 114 मिलियन हेक्टेयर तक क्या कह सकता है, भूमि को सिंचाई तक में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 25 में करा, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मौलिक उद्देश्य क्या हैं? मौलिक उद्देश्य, अब देखिए अभी हम लोगों ने अगर पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी में भी क्या था, कर्तव्य था, लेकिन एक मौलिक कर्तव्य था। दोनों में अंतर है, एक मौलिक, तो वही करा है कि उद्देश्य तो इसके हैं लेकिन मौलिक उद्देश्य पूछा है। तो जो CADP है वह मुख्यतः है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। CAD का मतलब हो गया कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह जो है भारत सरकार के द्वारा कब लाया गया था? 1974-75 में लॉन्च किया गया था। कौन? CADP। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसको जो लाया गया था, इसे जो है हर खेत को पानी के घटक के रूप में यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसे लागू कर दिया गया। यानी इसका जो उद्देश्य होता है, जो इसमें उद्देश्य को रखा जाता है कि हर खेत तक क्या करना, पानी को पहुंचाना है, यही उद्देश्य होता है। यानी सिंचाई, उसी को सिंचाई योजना जो था उसको प्रधानमंत्री जो PMKSY योजना है उसके अंतर्गत इसे लागू कर दिया गया वही। और इसका नाम भी चेंज किया गया, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसमें ध्यान में रखिएगा कि जल प्रति इकाई उत्पादकता में सुधार जैसे उपायों द्वारा मूल्यवान भूमि एवं जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना ही क्या कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। और मौलिक उद्देश्य में बात की जाए तो इसमें मौलिक उद्देश्य, इसमें जो बात की गई है कि सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना, यही है उसका मौलिक उद्देश्य। कि जो सिंचाई के साधनों की क्षमता है और उनका सदुपयोग है, जो उसमें डिफरेंस है ज़्यादा, उसको कम करना, ये मौलिक उद्देश्य है। हाँ, सिंचाई की सुविधा का विकास करना, ये तो उसका उद्देश्य है ही है कि क्या करना, अफवाह चैनलों को निर्माण करना, तो ये उद्देश्य में है। लेकिन जो मौलिक उद्देश्य पूछा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा D। अगर नहीं पूछता तो ऑप्शन A भी सही था, सिंचाई के साधनों को गुण बता के। यह भी इसमें बात की गई है कि इसमें क्या किया जाएगा, सिंचाई जल को न्यायपूर्ण वितरण किया जाएगा, उसका समुचित और बाड़बंदी प्रणाली का निर्माण किया जाएगा, सिंचाई के साधनों को कुआं नलकूपों में वृद्धि की जाएगी। इसमें कुआं नलकूपों में वृद्धि करने की बात नहीं है, उसमें कहा गया है कि क्या किया जाएगा, जो सिंचाई जल के न्यायपूर्ण वितरण किया जाएगा, यानी जो नहरों का निर्माण किया जाएगा, पानी तक पहुँचाया जाएगा, उसमें क्या किया जाएगा, बदलाव कर उसे विकास किया जाएगा। तो इसका मौलिक उद्देश्य है, तो ये D हो जाएगा। तो जो आप देखिए भारत सरकार के द्वारा हम लोगों ने देखा कि CADP यानी कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1974-75 में लाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसका नाम कमांड एरिया विकास तथा जल प्रबंधन यानी CADWM कमांड एरिया वाटर मैनेजमेंट कर दिया जाता है, कार्यक्रम रख दिया जाता है। कब किया जाता है, ये 2004 में। तो ध्यान में रखें, पहले जो इसका विकास कमान क्षेत्र विकास यानी CADP कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में होता है, लेकिन 2004 में इसका
क्या कर दिया जाता है, कमांड एरिया डेवलपमेंट वाटर मैनेजमेंट कर दिया जाता है, 2004 में कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, जिसमें इसका उद्देश्य जो होता है, इसके अंतर्गत जो इसका उद्देश्य होता है क्या होता है कि अफवाह चैनलों का निर्माण करना, भूमि समतलीकरण एवं संरूपण करना, उसके बाद सिंचाई जल के न्यायपूर्ण वितरण हेतु समुचित बाड़बंदी प्रणाली का निर्माण करना, यही होता है। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग में। तो इस प्रश्न का ऊपर वाला का डी हो जाएगा। नेक्स्ट 26 में है, करा कमान एरिया विकास कार्यक्रम यानी CADP कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा यह जो भारत सरकार के द्वारा 1974 ईस्वी में लाया जाता है, जिसमें से इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या करना, भारत में सिंचाई सुविधाओं को विकास को लेकर उसमें बदलाव करना, जो इसमें मौलिक उद्देश्य था, जिसमें हम लोगों ने देखा भारत में सिंचाई की सुविधा तथा उनके सदुपयोग के मध्य के अंतर को कम करने की मेन इसका मौलिक उद्देश्य रखा गया, जिसे बाद में क्या क्या प्रधानमंत्री PMKSY के अंतर्गत जोड़कर क्या कर दिया गया, मतलब उसके हर खेत को पानी के घटक के रूप में इसे जोड़ा गया। तो जो बाद में 2004 में इसका नाम बदलकर CADP का क्या कर दिया जाता है, CADP का इसका कर दिया जाता है कमांड एरिया डेवलपमेंट वाटर मैनेजमेंट, कब, 2004 ईस्वी में। तो अब कह रहा है कि अंतर्गत क्या शामिल नहीं है। अब देखिए अभी उद्देश्य हम लोगों ने देखा था, कह रहा ऑप्शन 1 में कि नहरों के जल के वितरण हेतु पक्की नालियां का निर्माण करना। नहरों के जल, देखिए नहरों के जल वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण करना ये इसमें शामिल नहीं है, बल्कि ये कहा गया कि अफवाह चैनल है उसका निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा कि पक्की नालियों का निर्माण करना, इसमें नहीं है। वह क्या है कि अफवाह चैनलों का निर्माण करना। तो ऑप्शन बी में पढ़िए, खेतों की ढाल को मंद करना और समतल बनाना। क्या खेतों की ढाल को समतल करना, नहीं, ये भूमि समतलीकरण एवं संरूपण पर बात किया है। ये बोला है कि भूमि को समतलीकरण और संरूपण करना ताकि उसे क्या करने, गति देने में सहयोग हो पानी को। नेक्स्ट 3 में करा व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्याय संगत तरीके से जल उपलब्ध कराने हेतु जल वितरण का चक्रीय आपूर्ति की व्यवस्था करना। व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्याय करने के लिए व्यक्तिगत ना करके सिंचाई जल के न्यायपूर्ण वितरण हेतु समुचित बाड़बंदी प्रणाली का निर्माण करना। तो व्यक्तिगत नहीं ऐसा है, तो क्या हो जाएगा, समुचित रूप से। तो ऑप्शन सी भी गलत, उपर्युक्त में से सभी। तो सभी क्या है, कोई भी इसके अंतर्गत में शामिल नहीं है। जो शामिल था उसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। क्या क्या था, अफवाह चैनलों का निर्माण करना, भूमि समतलीकरण एवं संरूपण पर ध्यान देना, खेतों को ना करके, उसके बाद व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्याय संगत तरीके से जल ना करके सिंचाई जल के न्यायपूर्ण वितरण हेतु समुचित बाड़बंदी प्रणालियों का निर्माण करना। नेक्स्ट प्रश्न 27 में देखिएगा, भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है, इसके कारणों में कौन असत्य है। कहा कि भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधा का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है, क्या कारण है इसके, कौन सा कारण असत्य है यानी सत्य नहीं है। पहला है सिंचाई परियोजनाओं का समय पर पूर्ण नहीं हो पाती, यह भी तो कारण है ना कि सिंचाई परियोजना समय पर पूर्ण नहीं हो पाती है। जल के वितरण हेतु नलिकाओं का निर्माण एवं भूमि का समतलीकरण पूर्ण नहीं है, इसी के लिए तो CADP लाया गया था ना, जिसमें बात की गई थी भूमि समतलीकरण एवं संरूपण। तो वही जल के वितरण हेतु नलिकाओं का निर्माण एवं भूमि का समतलीकरण पूर्ण नहीं है, यह भी कारण है। कृषक सिंचाई सुविधाओं को सदुपयोग के प्रति जागरूक नहीं है, और जो किसान हैं वह भी सिंचाई सुविधा के सदुपयोग के प्रति जागरूक नहीं है। इसीलिए तो CADP कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो मौलिक उद्देश्य रखा गया था, उन बातों को ही उसमें रखा गया था, जिसमें भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के अंतर को कम करने की बात की गई थी, इन्हीं सब कारणों के कारण। तो ऑप्शन सी भी कारण है। डी में कह रहा अधिकांशतः आवश्यकता के समय जल उपलब्ध नहीं हो पाता, यहाँ यह भी कारण है कि अधिकांशतः क्या होता, आवश्यकता के समय जल उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण सूखा का सामना करना होता। तो ये सभी कारण, ऑप्शन नंबर डी है जो क्या है, ये सभी कारण जो हैं असत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 28 में, करा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी है। अब किसे दिया, लौह अयस्क उत्पाद इकाइयों को, विशाल काय नदी घाटी परियोजनाओं को, प्राचीन काल के मंदिरों को।
अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, यानी बांधों को उन्होंने बताया विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। इस बांधों का महत्व के से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ने क्यों इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। 1962 में सबसे पहले क्या होता है, भाखड़ा नांगल बांध सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है। उसके बाद ठीक एक साल बाद 1963 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे जनता के लिए समर्पित कर दी, जिसमें से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना इसमें शामिल है। उसके बाद इससे से बिजली भी उत्पादन लगभग 1325 मेगावाट की। उसके बाद भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को कृषि के लिए सिंचाई, उद्योगों के लिए कृषि के लिए सिंचाई तथा उद्योगों के लिए बिजली और बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया। तो इन सभी को देखते हुए यह क्या आधुनिक भारत के मंदिर का उपमा दिया गया कि किस तरह से आज वह अहम भूमिका निभा रहा है बाढ़ को नियंत्रण करने में, उद्योगों के लिए बिजली निर्माण करने में तथा भारत के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को कृषि सिंचाई में। नेक्स्ट प्रश्न 29 में कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को बृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभी देखिए कि करा है बृहद सिंचाई परियोजना। अभी हम लोगों ने देखा था कि योजना आयोग ने देश में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला था बृहत्तम सिंचाई परियोजना, दूसरा था मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरा था लघु सिंचाई परियोजना। तो बृहत्तम सिंचाई परियोजना था वह क्या था, कितना था, बृहत्तम सिंचाई परियोजना था ये जिसमें 10,000 हेक्टेयर से अत्यधिक जो क्षेत्र आ रहा था वह बृहत्तम के अंतर्गत में। मध्यम में क्या था, 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच था। और थर्ड में क्या था, 2,000 हेक्टेयर से कम पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10,000 हेक्टेयर से अधिक पर। 30 में दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। अब देखिए दक्षिण पश्चिम तो सर्वप्रथम हुआ केरल के तट पर ही वह प्रवेश करता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को केरल के मालाबार तट पर वर्षा कराती है और 15 जुलाई तक यानी जून जुलाई होते होते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप इसके प्रभाव में आ जाता है और यह लगभग 15 सितंबर तक बना रहता है। तो आप ये ध्यान देंगे। और जो दक्षिण पश्चिम मुख्यतः जो मानसून है उसकी 2 शाखाओं से प्रवेश करता है। एक शाखा जो उसका हो जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर का और दूसरा शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी का। यही 2 शाखा से वह भारत में प्रवेश करती है। तो उसकी चर्चा हम लोग ज्योग्राफी में करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे वह चैप्टर, तो उसमें जानेंगे कि किस तरह से उठता है, हायर लो, लो से हायर की ओर चलता है, उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 में देखें, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही। अब यह जो हरित क्रांति की बात है, जैसे ही हरित क्रांति की बात आती है तो माइंड में आ जाता है नॉर्मन बोरलॉग। ये वही नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1960 में क्या किया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, जिसमें से क्या किए उन्होंने कृषि के क्षेत्र में, जिसमें खासकर गेहूं के क्षेत्र में, ये सभी कुछ जो थे क्षेत्र जिसमें से एक क्रांति आया, जिसके बाद से क्या हो गया, जो पैदावार था वह दुगना तिगना बढ़ गया। तो हरित क्रांति के क्षेत्र में सर्वाधिक जो सफल है वह गेहूं और चावल है। क्यों ऐसा कहा गया, देखिए हालांकि जो हरित क्रांति का जो मुख्य सर्वाधिक सफल रहा वह गेहूं को ही कहा जाता है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं क्रांति ही है। क्योंकि जो भारत में तो हरित क्रांति 1966 में आया, लेकिन वर्ल्ड में जो नॉर्मन बोरलॉग उस जो परिवर्तन किए उसके क्षेत्र में जो आया 1960 में आया, जब उन्होंने संकर छोटे बीज को जब क्या किए, मैक्सिको के कुछ जाति को लेकर जब उन्होंने उसके स्वरूप उस पर अध्ययन कर जब उसमें क्या किए, HYB हाई एल्डिंग वैरायटी का जब उन्होंने निर्माण किया बीजों का, तो बहुत सारे देश अपनाया, तो काफ़ी वृद्धि देखने को मिला। तो उसके बाद फिर वही भारत के साइंटिस्ट स्वामीनाथन ने भी 1966 ईस्वी में मैक्सिको के बीज और पंजाब की गेहूं के बीजों को आपस में संलयित कर संकर विधि से उन्होंने छोटे बौने आकार के बीज उत्पादन किए और जिससे क्या हो गया, काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला कृषि क्षेत्र में। तो हम लोग यह जान रहे थे कि यह इसे जो भारत में है जो हरित क्रांति को क्यों मोटे तौर पर गेहूं क्रांति कहा जाता है, क्योंकि जब भारत में जो हरित क्रांति आती है वह 1966 से 68 में। हरित क्रांति से तात्पर्य यही है कि
है कि जो देश में संचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर और बौने बीजों के उपयोग से फसल के उत्पादन में वृद्धि हो गया। यानी जो पहले 1 गुना हो रहा था तो डायरेक्ट 3 गुना हुआ था। तो वही 1966 67 से 68 में जो गेहूं में होता है उत्पादन, वो 2003-4 तक आते आते उसकी संख्या में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। इन्हीं के कारण हरित क्रांति को मोटे तौर पर गेहूं क्रांति भी कहा जाता है। तो वह जो सर्वाधिक सफलता है वह गेहूं चावल में आया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 में, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर रहा? गेहूं, धान, मक्का और ज्वार। अब इसमें पार्टिकुलरली आपको बताना है। तो हमने देखा गेहूं किस तरह से भारत में हरित क्रांति आने के बाद वह हरित क्रांति डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में लाया जाता है, जब 1966 ईस्वी में उन्होंने कुछ मैक्सिकन बीज को लेकर और पंजाब के कुछ गेहूं के बीज को लेकर उसके बीच उन्होंने संकर कराकर एक नए बीज का उत्पादन किए। वो 1966 में, उसके बाद से भारत में इसके उत्पादन में सोझे 2 गुना 3 गुना उत्पादन में वृद्धि हुआ और यही वृद्धि हरित क्रांति कहलाया। तो क्या हो जाएगा किस फसल में? वह गेहूं क्रांति, गेहूं में सर्वाधिक हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? अब देखिए भारत में तो हरित क्रांति जरूर आया, लेकिन क्या हो गया, इसके कुछ क्या हो गए नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। क्या नकारात्मक? कि गैर खाद्य अनाज इसमें शामिल नहीं किया गया। किसमें? हरित क्रांति के अंतर्गत में। केवल इसमें गैर अनाज में कौन कौन हो गया? जैसे हो गया कपास, जूट, चाय, गन्ना, ये सभी व्यावसायिक फसल हरित क्रांति। और हाइब्रिड एल्डिंग HYB, हाइब्रिडिंग एल्डिंग का सीमित कवरेज होना, केवल 5 फसलों पर ही जोड़ दिया गया। धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का और अन्य फसलों पर जैसे हो गया मोटे अनाज, दलहन और तिलहन, इन पर क्या किया गया? कवर नहीं किया गया। तो इसी कारण हरित क्रांति के फलस्वरूप में किसका अंश सबसे कम रहा? तो मोटे अनाज, दलहन और तिलहन का भी रहा। तो ध्यान में रखिएगा, यही उसका नकारात्मक। अभी आपको लिखने के लिए आ जाए कि हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिला, तो आप लिख सकते हैं कि गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं किया गया उसमें, और दूसरा जो है इसमें हाइब्रिड एल्डिंग कि सीमित कवरेज रखा गया, केवल 5 फसलों को उसमें योगदान दिया गया। गैर खाद्य इसमें जैसे क्या हो गया, ये मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, ये सभी को इसके गैर खाद्य पदार्थों को उसमें शामिल नहीं किया गया, इसी कारण तो इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 में, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन क्या हो गया? अब देखिए कह रहा है चावल का उत्पादन। तो हरित क्रांति तो मुख्य तौर पर जो परिवर्तन हुआ वह गेहूँ में आया, इसलिए हरित क्रांति को मोटे तौर पर गेहूं क्रांति कहते हैं, क्योंकि यह जो है 1966-67 में जितना उत्पादन हुआ 2003-4 आते आते तक 3 गुना तक वृद्धि हो गई। तो चावल का जो उत्पादन है वह अपरिवर्तित ही रहा, जितना था उतना ही हुआ। नेक्स्ट 35 में देखिए, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और तिलहन का उत्पादन क्या हो गया? घटा। अभी हम लोगों ने देखा कि हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव रहे, जिसमें से हम लोगों ने जाना पहला कि गैर खाद्य अनाज को शामिल नहीं किया गया। हालांकि इसमें सिर्फ गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का सहित सभी खाद्यान्नों का उत्पादन क्रांति स्तर पर हुआ, लेकिन अन्य फसल जैसे मोटे अनाज, दलहन, तिलहन को हरित क्रांति के दायरे से बाहर रखा गया। तो वही करा मोटे अनाज, तिलहन था, इसमें घटा। और आज भी अभी भी आप देखेंगे कि भारत में प्रति वर्ष जो है 2 लाख 3 लाख टन दाल मंगवाना ही पड़ता है भारत से। नवीनतम आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा 36 में, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? ये अधिक उपज वाली यानी हाइब्रिड HYB, हाइब्रिड एल्डिंग, जो अधिक उपज वाली किस्में हुआ है 1966 ईस्वी से ही स्टार्ट हुआ। उसका श्रेय जाता भारत में हरित क्रांति का डॉक्टर स्वामीनाथन के। उन्होंने क्या किया? डॉक्टर स्वामीनाथन ने मैक्सिकन बीज को लेकर और पंजाब के बीज को लेकर उसके बीच संकरा कराकर एक नई बीज को उन्होंने जन्म दिया, जो क्या हो गया? अत्यधिक उत्पादन वो किया वही भूमि पर। तो वही इसलिए इसे हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद से कुछ फसलों में क्या हो गया? अचानक कई गुना वृद्धि देखने को मिला। नेक्स्ट 37 में, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल को देखने को मिला? तो देखिए सबसे ज़्यादा निराशाजनक तो ये दलहन को ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव, जिसमें हम लोगों ने देखा कि गैर खाद्य पदार्थों को शामिल नहीं किया गया, जैसे तिलहन, दलहन, ये सभी को, मोटे अनाज। तो दलहन जो है सबसे ज़्यादा निराशाजनक परिणाम ये हरित क्रांति से अछूता रहा, दूर रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 में कह रहा है, निम्न में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ? कौन सा नहीं हुआ हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप? ऑप्शन में कह रहा है, भारत में विभिन्न राज्यों के बीच
असमानता में वृद्धि, भारत में अमीरों एवं निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि, खदानों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि, मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। कौन हरित क्रांति के परिणाम नहीं हुआ? अब देखिए, हरित क्रांति जो है वह हरित क्रांति प्रौद्योगिकी ने अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर आर्थिक विकास में असमानता और अधिक बढ़ाया ही बढ़ाया। कैसे बढ़ाया जानिए हम लोग। हरित क्रांति के प्रभाव अभी तक कुल फसली क्षेत्र का 40% ही दिखा, यानी 40% पर ही दिखा। 60% क्षेत्र अभी भी अछूता था, यानी ऐसा तो नहीं ना कि सभी क्षेत्र पर ये बढ़ गया, मात्र 40% क्षेत्र पर ही इसका प्रभाव देखने को मिला। उसके बाद दूसरा हम कह सकते हैं कि इसका प्रभाव उत्तर के पंजाब में हो गया, हरियाणा में हो गया और पश्चिमी यूपी में, और दक्षिण में बात की जाए तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यही कुछ सीमित जगहों में देखने को मिला। इससे बिहार, उड़ीसा, असम ये सभी अछूता ही रहा। तीसरा है, हरित क्रांति ने केवल उन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित किया जो पहले से कृषि की दृष्टि से बेहतर स्थिति में थे। तो हम कह सकते हैं ना कि ये क्या रहा, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या क्या नहीं हुआ। भारत में विभिन्न राज्यों के बीच असमानता, ये रहा असमानता। क्यों रहा? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि इसका प्रभाव है जो असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी दक्षिणी भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में दायर क्षेत्रों में क्या हो गया, शायद ही हुआ, मतलब नहीं हुआ, नहीं के बराबर। कहाँ कहाँ हुआ है इसका प्रभाव? कुछ उत्तरी भारत में देखने को मिला, जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान आ गया, पश्चिमी यूपी आ गया, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में देखने को मिला। फिर दक्षिण में कहाँ देखने को मिला? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बी में करा, भारत में अमीरों और निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि। जब अमीरों और निर्धनों, जब राज्य में ही ऐसा हो रहा, खासकर पिछड़ा राज्य उस टाइम कौन था? पश्चिम बंगाल था, सबसे ज़्यादा गरीबी, बिहार। तो ये सब के बीच में तो असमानता रहा ही रहा, क्योंकि यहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं। 40% पर ही इसकी कुछ प्रभाव दिखा हरित क्रांति का, तो यह भी सही है। खदानों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि। अब देखिए, खदानों में प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि, यह भी नहीं हुआ। खदानों में प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि नहीं हुआ, वृद्धि, यह भी कारण है। फिर डी में करा है, मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। अब मोटे अनाज, अब बताइए क्या मोटे अनाज के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ था? नहीं हुआ था, क्योंकि मोटे अनाज दलहन, तिलहन, तो इससे क्या रह गए? अछूता ही रह गए। तो क्वेश्चन कह रहा हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ। अब हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ये सभी नकारात्मक प्रभाव हुए, लेकिन मोटे अनाज तो क्षेत्रफल में इसमें वृद्धि हुई ही नहीं, ये तो और घट ही गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट 39 में देखिए, वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? तो आइए इसे हम लोग जानते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सिंचाई के लिए क्या लाया गया था, ICDAP, जिसमें आई से क्या हो गया, CADP, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को लाया गया था। उस तरह से अब हम लोग कुछ कृषि से रिलेटेड देखेंगे। तो 1966 में देखिए, समझिए क्या होता है। वर्ष 1966 में यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही होती है। उस समय सरकार एक डिसीजन लेती है, वही दूसरी पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्ध में फोर्ड फाउंडेशन के विशेषज्ञों को भारत सरकार बुलाती है, और वह जो बुलाती है उसमें कृषि उत्पादन और उत्पादकता के साधन को बढ़ाने के लिए, नए तरीके सुलझाने के लिए क्या करती है, भारत सरकार उसे आमंत्रित करती है फोर्ड फाउंडेशन को। तब फोर्ड फाउंडेशन ने भारत सरकार को सिफारिश कुछ करता है, उसमें से उसके आधार पर भारत सरकार 1960 ईस्वी में 7 राज्यों का चयन करती है, और उनमें से 7 जिलों में एक गहन विकास कार्यक्रम आरंभ किया जाता है। वही क्या कहलाता है, इंसेंटिव एरिया डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो ध्यान में रखिएगा, इंटेंसिव एरिया डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वही कहलाता है, क्योंकि वह 7 राज्य से 7 जिलों में चला गया था। ICADP 1966 में लाया गया। बाद में देखेंगे यही ICADP क्या होता है, IAAP बन जाता है, इंसेंटिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। जब इसमें क्या कहता है, सुधार देखा जाता है, जब इसमें विकास होता है, इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, तब
आगे आपको देखने को मिलेगा 1964-65 में क्या किया जाता है। ये आप 66 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 60 होना चाहिए, ये गलती से लिखा गया है। अच्छा, ICADP ने है ना, देखिए प्रश्न 1966 में ने करा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, तो 1966 में तो क्या किया गया था, H/B भी लाया गया था। ये सही है, हमने आपका चर्चा कर दिया, IADP का चर्चा कर दिया था, वो सही है कि 1966 में भारतीय कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना हायर यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चलाया गया था। यही लाया गया था कि इनके नेतृत्व में, जब भारत में हरित क्रांति आता है 1966 में, डॉक्टर स्वामीनाथन के जो जेनेटिक साइंटिस्ट थे उनके अगुवाई से आता है। वही इसी के अंतर्गत में क्या क्या था, केवल 5 को रखा जाता है। इसी के कारण ना इसका सीमित प्रभाव होता है, जिसमें केवल 5 फसलों को रखा जाता है, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, और बाकी अन्य फसलों को जैसे हो गया मोटे अनाज हो गया, व्यवसायी जूट, कपास, ये सभी सबसे अछूता रहता है। तो यह परिवर्तन हाई यील्डिंग वैरायटी का, जिसमें से हम लोगों को देखा था स्वामीनाथन ने मैक्सिकन बीज और पंजाब के बीजों को लेकर उस पर एक अलग नई किस्म के प्रजाति को उन्होंने बीज को उत्पादन किया, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई। वही कम स्थान लेकर अत्यधिक उत्पादन किया। और देखिए उससे पहले IADP आया था, तो वह भी सही है, जिसकी चर्चा हम लोग किए कि उससे पहले IADP भारत सरकार के द्वारा 1960 ईस्वी में लाया जाता है, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना होता है तो फोर्ड फाउंडेशन के विशेषज्ञों को लाया जाता। यह भी सही है जो हमने चर्चा किया, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा H/B 66 है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए 40 में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा था। अब देखिए नॉर्मन बोरलॉग के बारे में, यही नॉर्मन बोरलॉग है जो वर्ल्ड में हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो 1960 ईस्वी में पहली बार इन्होंने संकरा बीज का निर्माण किया था। देखिए जो नॉर्मन बोरलॉग थे ना, उनका एक ही कॉन्सेप्ट बताया जाता, कहा जाता था कि कहना था उनका कि जो पौधों की जो ऊंचाई है, अगर उसके ऊंचाई को कम कर दिया जाए तो जो उसके एनर्जी हैं, जो ऊर्जा होंगे, वह ऊर्जा उसके बीजों पर लगेंगे, जिससे उसका उत्पादन अत्यधिक होगा, उसका विकास अधिक होगा। यही कॉन्सेप्ट वो लगाए थे। अब देखते हैं कैसे किस प्रकार से जो हाइब्रिड होता है वह क्या होता है, वही फसल में वही ज़मीन पर ज़्यादा खनिज लेकर वह अत्यधिक उत्पादन देता है। तो यही नॉर्मन बोरलॉग था। हालांकि जब नॉर्मन बोरलॉग एक थ्योरी दिए थे तो उसके बाद बहुत सारा जो भूगोलविद थे, पर्यावरण, उन्होंने विरोध किया कि आप क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि नॉर्मन बोरलॉग को इसके लिए बाद में नोबेल पुरस्कार, शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया इस अद्भुत परिवर्तन के लिए। तो नॉर्मन बोरलॉग भारतीय कृषि में क्या योगदान दिया, उन्होंने प्रति हेक्टेयर उर्वरक के मामले को बढ़ाने, प्रति हेक्टेयर ने उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाले किस्मों के उपयोग को युक्ति बताई, यही बताई, ऑप्शन नंबर सी। 40 का क्या हो जाएगा कि भारत में उपज देने वाले किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई। फिर स्वामीनाथन के नेतृत्व में अगुवाई में भारत में हरित क्रांति लाया जाता है। 41 में देखिएगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के स्वामीनाथन, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी की है कि 1966 में इन्हीं के नेतृत्व में क्या किया जाता है, मैक्सिकन बीज और पंजाब के जो बीज होते हैं क्या किया जाता है, उनको एक साथ संकरा कराया जाता है ना। जो पंजाब के घरेलू किस्म होते हैं उनको मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किया जाता है, और इसी के लिए उन्हें बाद में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में क्या किया जाता, पद्म, पहले तो पद्म श्री दिया था 1967 में, 1972 में पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, मतलब इनको भी काफ़ी वर्ल्ड के अनेक जगहों से इनको क्या क्या था, पुरस्कार दिया जाता है स्वामीनाथन को। और अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि इनके जो 2 पब्लिकेशन बुक का है वो नरेंद्र मोदी जो है उनका उस पुस्तक का विमोचन किए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 42 में हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है। तो हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक वह नॉर्मन बोरलॉग को ही जाता है, क्योंकि 1960 ईस्वी में सबसे पहली बार ये जो परिवर्तन लाए उत्पादकता में वृद्धि, वह नॉर्मन बोरलॉग ही लाए, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट देखिएगा 43 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया। अब देखिए आ गया ना प्रश्न जिसकी चर्चा ऊपर की है। देखिए IACDP, तो हम लोगों ने जाना था IACP, इसका क्या था, इंटेंसिव एरिया डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इंसेंटिव एरिया डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम है, यह लाया जाता 1900 कब लाया जाता है, 1 मिनट, 1960 में, जो हम चर्चा किए थे। क्या होता है कि 1960 ईस्वी में, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जब होती है उसी के उत्तरार्ध में, क्या भारत सरकार के द्वारा फोर्ड फाउंडेशन के कुछ विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। किसके लिए, कृषि के उत्पादन और उत्पादकता के साधन को बढ़ाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है। फिर उनके द्वारा
उस टीम ने भारत सरकार को यह सिफारिश की करते हैं, उसके अनुसार भारत सरकार 1960 में क्या करते हैं, 7 राज्यों में से 7 जिलों का एक गहन विकास कार्यक्रम आरंभ किया जाता है। और वही गहन जो 7 राज्यों में चुना जाता है, इसलिए उसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम से जाना जाता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से आता है। और बाद में क्या होता है, जब इसमें क्या होता है, जब गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया जाता है जिससे फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है, परिवर्तन आता है, तब भारत सरकार क्या करता और फैसला लेते, उसमें इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है 64-65 में ना। हाँ, तो अब उसके बाद क्या हो जाता है कि ये इसको और बढ़ा दिया जाता है, यानी इसमें जो पहले 7 जिलों को रखा गया था, जिसके कारण 7 राज्यों में से 7 जिलों में जो क्या किया गया था, गहन विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था, उसे बढ़ाकर 114 जिला कर दिया जाता है बाद में। हालांकि बाद में फिर बढ़ाकर 100-150 कर दिया था। तो यह परिवर्तन 1964 में कहलाता। तब उसके बाद इसका नाम IADP ना रहकर क्या हो जाता, IAAP, यानी क्या हो जाएगा, इंसेंटिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। तो इस तरह से IADP फिर IAAP भी कहलाने लगता है। तो यही है, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो भूलेंगे नहीं कभी आप। वही 44 में देखिए कि गहन कृषि कार्यक्रम यानी इंसेंटिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम कब आया, तो वही आया IADP पहले आता है, उसी का जो परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि उसमें जब उसमें विकास देखा जाता है कृषि क्षेत्र में, तब उसमें जो 7 जिला था उसे बढ़ाकर 114 जिला कर दिया जाता। हालांकि बाद में और बढ़ाया जाता, 150 तक पहुंचा दिया जाता। यह परिवर्तन कब किया था, 1964 से 65 में। तो IAP कब आया, 1964 में। यही रहा था IADP, क्योंकि IADP से ही संबंध IAP का है, क्योंकि दोनों में जो मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन और उत्पादकता में के साधन को बढ़ाने के लिए यह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा 45 में, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो वही नॉर्मन बोरलॉग के अगुवाई में 1966-67 में अगुवाई होती है। भारत में हुई हरित क्रांति जाना जाता है। हरित क्रांति यानी कहने का मतलब उसके बाद से फसलों में अत्यधिक वृद्धि हुई, खासकर गेहूं में, जो 1967-68 में जो उत्पादन होती है, आते आते 2003-04 तक 3 गुना वृद्धि देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया। देखिए ऑपरेशन फ्लड, यह भी काफ़ी अच्छा है। यह दुनिया का सबसे बड़ी डेयरी विकास कार्यक्रम और भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के द्वारा 13 जनवरी 1970 ईस्वी को यह ऑपरेशन शुरू किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है डेयरी से है, दूध से है, जो वर्गीज कुरियन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो उनकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे कि किस तरह से वर्गीज कुरियन क्या करते हैं, श्वेत क्रांति को जन्म देते हैं। ऑपरेशन फ्लड के तहत वह अमूल, ये सभी प्रोडक्ट को, पहले तो दूध के गाय से ही पाउडर बनता था, लेकिन भैंसों के दूध से जो पाउडर बनाने का श्रेय पहला उन्हीं को जाता है, वर्गीज कुरियन को, जो किस तरह से उनका जन्म चेन्नई में होता है। उसके बाद वो भारत में पढ़ते हैं, फिर कुछ इंजीनियरिंग डेयरी करने के लिए वह इंजीनियरिंग में कुछ अमेरिका में भी पढ़ाई करते हैं, वहाँ जाकर फिर भारत में आते हैं। तो किस तरह से एक नौकरी में वह पहला तो एंट्री लेते हैं, उसके बाद छोड़कर फिर किस तरह से वह स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 47 में है, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने का उद्देश्य क्या है, सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया। वही है जिस तरह से भारत में 1966 में आता है ना हरित क्रांति, उससे पहले एक क्या किया जाता है, IADP लाया जाता है, यानी फोर्ड फाउंडेशन को भारत सरकार के द्वारा आमंत्रित किया जाता था कि कृषि के उत्पादन और उत्पादकता को साधन को बढ़ाया जा सके, उन्हीं के उद्देश्य से। उसके बाद उनके सजेशन पर भारत सरकार 7 राज्यों में से 7 डिस्ट्रिक्ट पर गहन क्या करती है, गहन विकास कार्यक्रम स्टार्ट करती है, आरंभ चलाती है। उसके बाद देखने को मिलता है उसमें परिवर्तन और उसमें विकास। उसके बाद उसके IADP चेंज उसके बढ़ाती है, उसमें और जिलों को संख्या बढ़ाती है। तो वही है, अब ये अलग है लेकिन मतलब प्रक्रिया वही है। इसका मतलब होता है इंसेंटिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखिए इंसेंटिव डेवलपमेंट यानी सघन पशु विकास कार्यक्रम, उसमें भी था, वो क्या था, IADP सघन कृषि जिला कार्यक्रम। तो इसमें है सघन पशु विकास कार्यक्रम, इंसेंटिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह कब लाया जाता है, यह लाया जाता है 64 से 65 में लाया जाता है। अब देखिए इसमें भी वही होता है कि इसमें ICADP लाने का जो उद्देश्य होता है, इसमें पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, यानी गहन पशु विकास कार्यक्रम, जिसके तहत जो है देश में श्वेत क्रांति को, यानी दूध का ही संबंध श्वेत क्रांति से, तो श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पशु मालकों को पशुपालन में सुधार हेतु एक पैकेज की व्यवस्था की जाती है। इसके तहत, किसके तहत, सघन पशु विकास के तहत, कि किस तरह से पशुपालन में सुधार कर के आप एक पैकेज, एक अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, वह एक पैकेज की व्यवस्था किया जाता है। और बाद में श्वेत
क्रांति के बढ़ने के लिए, श्वेत क्रांति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, एनडीडीबी की स्थापना की जाती है, यानी नेशनल डेयरी बोर्ड। और इस नेशनल डेयरी बोर्ड का अध्यक्ष वर्गीज कुरियन को ही बनाया जाता है, क्योंकि यह जो है उन्हीं के नेतृत्व में चलाया जाता है। जब वे पढ़कर बाहर से आते हैं, अमेरिका से पढ़कर भारत में आते हैं, फिर वो कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, फिर वो एक संगठन से जुड़ जाते हैं, फिर वो उस तरह से फिर वो क्या एक क्या कहते हैं, मतलब दूध वही उत्पादन करने वाला जो पहले अमूल है था, अमूल जो है ना वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, उन्हीं के द्वारा वो प्रोडक्ट को लाया गया था। खासकर जो अभी आप अमूल हम लोग पीते हैं तो उसमें वर्गीज कुरियन का ही योगदान है, अमूल के संस्थापक उन्हें ही जाना जाता है। तो वही एनडीडीबी को फिर क्या करते हैं, उसमें लाल बहादुर शास्त्री होते हैं, और जो इस समय जो कौन होता है इधर ऑपरेशन फ्लड, वो तो उनके नेतृत्व में ही चलाया जाता है। किन के नेतृत्व में, ये वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में। तो उनसे काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, सहमत होते हैं, और वही फिर बाद में आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड बैंक सहयोग करती है, पैसा देती है, फिर वो स्टार्ट करते हैं। और इस तरह से उनके नेतृत्व में, अगुवाई में जो ऑपरेशन फ्लड चलाया जाता है, और उस इतना परिवर्तन होता है कि 1998 आते आते भारत अमेरिका को पछाड़ देता है, जो एक कमी दूध उत्पादन का कमी वाला देश था, जो क्या होता है सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन वाला देश, यानी अमेरिका को पछाड़कर आगे निकल जाता है। यह है, तो इसलिए वर्गीज कुरियन को याद किया जाता है, जो श्वेत क्रांति के यानी मिल्क मैन के रूप में भी उन्हें याद किया जाता है। 64% हो जाएगा। भारत में दूध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा क्या है, तो सबसे ज़्यादा भैंस का हिस्सा है 50%, गाय का 46%, 4% बकरी का, तो ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान रखिएगा ये। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब बताइए श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वह है भारत में वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन कौन थे, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया कि किस तरह से वह चेन्नई में उनका जन्म होता है, उसके बाद वो पढ़ाई भारत में करते हैं, फिर उच्च शिक्षा के लिए मतलब डेयरी इंजीनियरिंग के लिए वो बाहर अमेरिका जाते हैं, भारत में आते हैं, फिर एक कर्मचारी के रूप में वो जॉब पे आते हैं, फिर वो एक संस्थान से जुड़ जाते हैं डेयरी से संबंधित, फिर किस तरह से वो 1940 ईस्वी में फिर अमूल की स्थापना करते हैं, बाद में वही अमूल के रूप में जाना जाता है। फिर एनडीडीबी उनके जो विचार और उनके जो सोच होते हैं उसको लेकर लाल बहादुर शास्त्री काफ़ी प्रभावित होते हैं, और वह उसे फिर क्या करते हैं, जैसे ही क्या होता है श्वेत क्रांति इधर आता है, आईसीडीपी चलाया जाता है, आईसीडीपी के अंतर्गत में क्या कहता है, फिर बाद में एनडीडीबी की स्थापना की जाती है, यानी नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड की स्थापना, उसका क्या कहता है अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, इन्हीं को वर्गीज कुरियन को बनाया जाता है। और फिर आपको देखिएगा इन्हीं के नेतृत्व में क्या कहता है ऑपरेशन फ्लड कहता है, जो एक बहुत बड़ी क्रांति आती है, जो भारत को एक दूध कमी वाला देश से क्या किया जाता है, दूध उत्पादकता वाला देश बना दिया जाता है, जो अमेरिका को भी 1998 में पछाड़ देता है। तो ध्यान में रखिएगा इन बिंदुओं को। नेक्स्ट प्रश्न 50 में, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है। देखिए ये डाटा चेंज होते रहता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी है, बी है, ए है। तो ए में जो 217 है यह भी डाटा है भारत का ही है, मतलब पिछले साल का है, यानी पिछले साल का आने का मतलब ये 2002 से 2001 का है, उस समय था। लेकिन लेटेस्ट डाटा भी ये है वो 2017-18 का, ये है 374 ग्राम। लेकिन आप लेटेस्ट डाटा देखेंगे 2018-19 का, तो ये 394 ग्राम हो गया है। तो 394 रहेगा, तो आप ऑप्शन वही मारिएगा, क्योंकि लेटेस्ट डाटा 18-19 का, बाकी अभी आया नहीं है। तो इस ऑप्शन में से 374 ही हाईएस्ट है, तो ये मारेंगे। ये था 17 से 18 में प्रति व्यक्ति, लेकिन अभी हमने बताया कि 2018 से 19 में क्या हो गया, 394 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने कृषि से रिलेटेड कुछ जो बिंदु था उस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।